हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है बहू पर अत्याचार। अरे कहाँ मर गई महारानी, सुनाई नहीं देता क्या। सासू माँ शांति जी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली। उनकी आवाज़ सुनकर छोटा बेटा मयंक अपने कमरे से निकलकर आया और बोला, क्या हुआ माँ। तभी शांति जी अपने हाथ में लिए हुए कपड़े दिखाने लगी। जैसे ही मयंक ने कपड़े देखे, आव देखा न ताव, एक जोरदार चांटा रचना के गालों पर चढ़ दिया। चांटा इतना जोर का था कि रचना जमीन पर ही गिर पड़ी कि तभी घर के सभी लोग वहां हो रहे शोर को सुनकर बाहर आ गए। रचना अपने गाल पर पड़े थप्पड़ को सहलाते हुए बोली, क्या हुआ मयंक, क्या गलती हो गई मुझसे। मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे आज अपने कॉलेज की पार्टी में जाना है, मेरे कपड़े प्रेस करके रखना, पर आपने नहीं किया। पूरा दिन बस घर में घूमना और खाना, और काम ही क्या है आपका। भैया तो चले गए और इस जंजाल को हमारे गले बांध गए। रचना रोते हुए बोली, अभी कर देती हूँ मयंक, वो माँ जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, इसीलिए भूल गई थी। तभी शांति जी तुनक कर बोली, हाँ जैसे पता नहीं पूरे दिन मेरी ही सेवा की तूने। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि खाकर सो रही थी इसीलिए भूल गई। पूरा दिन तो बस यही तो काम है तेरा, पहले काम ना करना, फिर बहाना बनाना और सारा दिन चरना। अपने गाल को सहलाते हुए रचना कपड़ों पर प्रेस करने लगी और अतीत में पहुंच गई, जब वो शादी होकर इस घर में आई थी। कितने छोटे थे मयंक और मीनू। सास की तबीयत ज़्यादातर खराब ही रहती थी, इसीलिए रचना के पति यानी घर के बड़े बेटे विजय की शादी जल्दी करा दी गई ताकि बहू आकर घर संभाले। रचना ने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी संभाली, अपने देवर और ननद को अपने बच्चों जैसा प्यार दिया और सेवा की। पर आज वही देवर अपनी माँ जैसी भाभी पर हाथ उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। आज किसी को उसका त्याग याद नहीं। लगभग 6 साल पहले विजय की एक बीमारी से मृत्यु हो गई और तभी से रचना बस इस घर की एक नौकरानी मात्र ही बनकर रह गई। एक बेटी है जिसे अपनी माँ से ज़्यादा दादी की परवाह है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं बड़ी दुखियारी है बेचारी रचना। पूरे दिन घर का काम करती है, देवर ननद सास और बेटी की फरमाइश पूरी करती है और एक कोने में चुपचाप सो जाती है। अपनी इस परिस्थिति के साथ उसने समझौता कर लिया था। एक रोज वह अपना पूरा काम खत्म कर खाना खाने बैठी ही थी कि किसी ने एक लात मारकर उसका खाना उसके आगे से सरका दिया। जब उसने अपनी नजरें उठाकर देखा तो सामने मीनू गुस्से से खड़ी उसे देख रही थी। और फिर मीनू कहती है, जब देखो तब रोटी ही तोड़ती हो, मुफ्त की रोटियां तोड़ तोड़ कर भैंस जैसी बनती जा रही हो। कल मैंने कहा था मेरी अलमारी को व्यवस्थित कर देना और मेरे कमरे की अच्छे से सफाई कर देना, पर वह हुआ नहीं क्योंकि इस महारानी को खाने से फुर्सत मिले तब ना। रचना बोली, मीनू मेरा सम्मान तो नहीं करती, पर अन्न का तो सम्मान करो, उनको कोई ऐसे पांव लगाता है क्या। रचना का इतना कहना हुआ था कि मीनू ने एक जोर का चांटा उसके गाल पर लगा दिया और बोली, अगर आगे से कभी मुझसे जुबान लड़ाई तो जिंदा जला दूंगी। सुनो, आज मैं माँ के कमरे में सो जाऊंगी और तुम आज रात को ही मेरे कमरे की सफाई कर देना। रचना रोते हुए कहती है, पर इसमें तो काफ़ी समय चला जाएगा, मैं सोऊंगी कब। मुझे सुबह 4 बजे जागना होता है और अगर रात को आराम नहीं करूंगी तो सुबह काम कैसे कर पाऊंगी। एक रात नहीं सोओगी तो कोई मर नहीं जाओगी और यह तुम्हारी सजा भी होगी। मेरी बात ना मानने की, मीनू चिल्लाते हुए बोली। रचना बिना कुछ कहे ही मीनू के कमरे में चली जाती है। मीनू के अपनी माँ के कमरे में जाने से रचना की बेटी रूही, जो कि हर रोज अपनी दादी के पास ही सोती थी, अपनी दादी से बोली, दादी मैं कहाँ सोऊंगी। तो शांति जी बोली, आज मेरी बेटी मेरे पास सोएगी, ऐसा कर तू अपनी माँ के पास जाकर सो जा। रूही ना चाहते हुए भी अपनी माँ के पास जाती है तो देखती है माँ अपने कमरे में नहीं है। इधर मीनू के कमरे में रचना सफाई करते करते अपने स्वर्गवासी पति से कहती है, आप तो मुझे छोड़कर चले गए और मुझे यहाँ तिल तिल मरने के लिए छोड़ दिया। मैं तो सिर्फ रूही के लिए ही जिंदा हूँ और उसी के लिए यह सब सह भी रही हूँ। जानते हैं आप, वह भी मुझसे बात नहीं करती,
पर मुझे इस बात का कोई दुख नहीं, क्योंकि इसी वजह से उसे इस घर में सब प्यार करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। मुझसे दूर रहकर ही अगर उसकी ज़िंदगी अच्छी है फिर तो वह मुझसे दूर ही भली, वरना मेरे साथ उसे भी यह लोग नौकरानी बना देते। पता नहीं भगवान को मुझसे क्या दुश्मनी है जो इतनी परीक्षाएं ले रहे हैं। जो मुझसे प्यार करते थे उन सभी को मुझसे दूर कर दिया, पहले आप फिर पापा जी। पर यह सब मैं सहूँगी, क्योंकि हमारी बेटी के भविष्य का सवाल है। वह डॉक्टर बनना चाहती है, उसे मैं पढ़ाऊँगी डॉक्टरी। मैंने अपने सारे गहने बेचकर उसका दाखिला भी करवा दिया है। पर यहाँ भी माँ जी ने उससे झूठ कहा कि यह उसके चाचा ने उसका दाखिला करवाया है। चलिए कोई बात नहीं, नाम किसी का भी हो, बस रूही का सपना पूरा होना चाहिए। एक बार रूही की ज़िंदगी बन जाए फिर मैं भी आपके पास आ जाऊंगी। अगली सुबह मीनू जब अपने कमरे में आती है तो देखती है उसका कमरा पूरा चमक रहा है और भाभी वहीं कुर्सी पर सो रही है। मीनू को रचना की हालत पर जरा भी तरस नहीं आया और उसे कुर्सी से गिराकर वह कहती है, इतना भी कहीं काम नहीं था जो इतना सो रही हो। जाओ और अब मेरे लिए कॉफ़ी बना कर ले आओ। रचना कॉफ़ी बनाने रसोई में जाती है कि तभी मयंक अपना नाश्ता और शांति जी अपनी पूजा की थाली मांगने लगते हैं। रचना फटाफट कॉफ़ी का दूध चढ़ाकर शांति जी के लिए पूजा की थाली तैयार करने चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो रसोई में वापस आती है तो देखती है रूही कॉफ़ी बनाकर मीनू के लिए ले जा रही है। रचना को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था, पर रूही से एक शब्द भी नहीं कहती। जब वह कॉफ़ी लेकर मीनू के कमरे में जाती है तो मीनू भी हैरान हो जाती है और उसे पूछती है, कल रात दादी ने अपने पास सोने नहीं दिया इसलिए नाराज हो गई? रूही बोली, नहीं बुआ, आपके लिए कॉफ़ी बना लाने से मेरी आपको नाराज़गी कैसे दिख गई? मीनू बोली, क्योंकि तू अपनी माँ की मदद कर रही है ना, ताकि दादी को गुस्सा दिला सके, इसीलिए ऐसा कहा। रूही बोली, अपनी माँ की मदद करना कोई बुरी बात है क्या? मीनू बोली, नहीं, पर जब माँ तेरी जैसी हो तब बुरी बात है। वह तो एक नंबर की कामचोर औरत है, एक बार जो उसकी मदद कर दी ना फिर तो सारे काम तेरे ऊपर ही छोड़ देगी। मीनू की बात सुनकर रूही फिर कुछ नहीं कहती और वापस रसोई में जाकर अपनी माँ की मदद कराने लगती है नाश्ता बनाने में। रचना जो कि कभी प्याज आधा काट कर सब्जी चलाने जाती तो रूही बाकी का प्याज काट देती। अगर रचना आटा परात में निकाल कर रखती तो रूही उसे गूंथने लगती। इस पर रचना को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, यह सब में अपना समय बर्बाद मत कर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, यह सब करने के लिए मैं हूँ। रूही बोली, आप मेरी पढ़ाई की चिंता मत कीजिए, मैं उसे भी अच्छे से करूँगी। यह कहकर वह वापस से आटा गूंथने लगती है। इस बार रचना उसे खींचती हुई वॉश बेसिन के पास ले जाकर उसके हाथ धुलाने लगी और कहा, चुपचाप चली जा यहाँ से, ज़्यादा माँ से चिपकने की जरूरत नहीं, अपना काम कर जो कि पढ़ाई है, बड़ी आई मेरी मदद करने वाली। रचना के ऐसे रवैये को देखकर रूही वहाँ से फिलहाल तो चली जाती है, पर वह अपनी माँ की मदद करना बंद नहीं करती। उसके रचना की मदद करने से घर में सब अब उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर एक दिन रचना रूही को एक चांटा मारती है क्योंकि वह घर का पोछा लगा रही थी। रचना बोली, किसने कहा तुझसे यह सब करने? अब जब मैं ही तुझसे दूर रहना चाहती हूँ तो तू क्यों मेरे पीछे पड़ी है? रूही बोली, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। रचना बोली, पर मैं तुझे अपनी बेटी नहीं मानती, समझी? बड़ी आई मेरी बेटी बनने, आज के बाद से कभी मेरे पास मत भटकना। तभी शांति जी बोली, देखा रूही, मैं ना कहती थी कि यह ऐसी ही है, पर न जाने तुझे क्या अचानक हो गया। आजा मेरी बच्ची, अपनी दादी के पास आजा, यह औरत किसी के प्यार के लायक ही नहीं है। फिर रूही को उसकी दादी अपने कमरे में ले जाती है, पर रूही फिर भी अपनी माँ के इर्द गिर्द घूमती है। रचना हैरान थी, आखिर इसे हो क्या गया है, कितना डांटा कल, पर फिर भी मेरे ही आजू बाजू घूम रही है। एक दिन रचना को तेज बुखार था और काम किए जा रही थी। दोपहर को सबके खाने के बाद वह अपने कमरे में लेटती है। बुखार ज़्यादा होने के कारण सो जाती है। थोड़ी देर बाद उसके सर पर एक ठंडी छुअन का एहसास होता है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। तो वह देखती है रूही बैठी उसे पानी की पट्टियाँ कर रही है। उसे अपने इतने करीब देखकर रचना तुरंत उठ बैठी और कहती है, तू क्या कर रही है
यहाँ पर? किसने कहा तुझे यह सब करने के लिए? मैं मरूंगी नहीं और ना ही तेरी इस सेवा की भूखी हूँ। तुझे एक बार बात समझ में नहीं आती? जा यहाँ से। रूही अब अपनी माँ को लिपट कर रोने लगती है। रूही का रोना रचना के बाहरी कठोरता को पिघला रहा था, पर फिर भी वह खुद को मजबूत कर कहती है, यह सब क्या नाटक है। रूही बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो। इस घर पर आप पर हुए अत्याचार को मैं देखती रही, पर कभी आपका साथ नहीं दिया, क्योंकि जब से होश संभाला दादी, चाचू और बुआ को आपकी बुराई करते ही देखा है। दादी ने तो यह भी कहा है कि पापा को आपने ही मारा था और तभी से आपसे नफरत हो गई थी। रचना बोली, और आज वह नफरत कहाँ गई? ऐसा क्या देख लिया तुमने जो अपनी माँ पर प्यार आ गया? रूही बोली, उस दिन बुआ दादी के कमरे में सोने आई थी, इसीलिए दादी ने मुझे आपके पास भेज दिया। मेरी इच्छा तो नहीं थी आपके पास सोने की, पर और कोई रास्ता भी नहीं था। पर जब मैं आपके कमरे में गई तो आप वहाँ नहीं थी। आपको ढूंढते हुए मैं बुआ के कमरे में पहुंची, जहां आपकी सारी बातें मैंने सुन ली, जो आप पापा को याद कर कह रही थी। आप इतने अत्याचार इसलिए सह रही हो ताकि मैं खुश रहूं। यह सच ही कहते हैं लोग, माँ की कोई बराबरी नहीं कर सकता। आज रूही की बात सुनकर रचना को ऐसा लगा मानो बरसों पुराना घाव सूख गया हो, उसकी अब टीस नहीं रही हो। रचना बोली, बेटा मैं सिर्फ तेरी ही नहीं बल्कि कभी मयंक और मीनू की भी माँ हुआ करती थी। उनका लगाव अपनी माँ से ज़्यादा मुझसे था। उनको स्कूल के लिए तैयार करना, खाना खिलाना सब मैं ही करती थी, यहाँ तक कि उनके बीमार पड़ने पर मेरी नींद खत्म हो जाती थी। पर आज देखो, जब चाहे तब मुझे जानवरों की तरह पीट देते हैं। बेटा यह सब मैं तेरे लिए ही सह रही हूँ, इसलिए तू अब मेरी मेहनत पर पानी मत फेर। मेरे साथ तेरा रिश्ता तुझे भी मेरे जैसी बना देगा, इसीलिए पहले जैसी रहती थी अब भी वैसी ही रहना। मैं अपने ऊपर अत्याचार तो सह सकती हूँ, पर तेरे ऊपर अत्याचार नहीं सह पाऊंगी। रूही बोली, माँ अब आप चिंता मत कीजिए, जो मैंने भी इनको इनकी जुबान से इनको सबक नहीं सिखाया तो कहना। रचना बोली, बेटा यह सब मत कर, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। तेरी डॉक्टरी का आखिरी साल चल रहा है, इसे यूं बर्बाद मत कर। रूही कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। समय बीतता गया और माँ बेटी छुप छुप कर अपने रिश्ते को मजबूत बनाते रहे। एक दिन रूही आकर रचना से कहती है, माँ मैंने डॉक्टरी पास कर ली और एक खुशी की बात बताऊं? रचना बोली, रुक अभी रुक, रात को बताना। इतने में मीनू रचना और रूही की बातें सुन लेती है और अपनी माँ से कहती है, देखो माँ मैं ना कहती थी यह माँ बेटी जरूर कुछ खिचड़ी पका रहे हैं और इन्हें लगता है यह हमें उल्लू बना देंगे। शांति जी बोली, आखिर चुड़ैल की बेटी इंसान कैसे बनेगी? अच्छा हुआ अब से यह भी अपनी माँ की तरह यहाँ काम करेगी। तभी रूही बोली, दादी आपने क्या कहा? चुड़ैल की बेटी? चुड़ैल? उस हिसाब से तो आप चुड़ैल की दादी हुई और अब से माँ की जगह इस घर में काम आप लोग करेंगे और मम्मी इनके साथ कोई नरमी मत बरतना, और जो यह काम करने से आनाकानी करें तो देना एक जोर का चाटा, जैसे ये आपको देते आए हैं। रूही की बात सुनकर रचना बोली, रूही तो यह सब क्या बोले जा रही है? बड़े छोटे का कुछ तो लिहाज कर। तभी देवर मयंक बोला, लिहाज करेगी? खुद इसके कान भर कर अब नाटक कर रही है। आपको तो मैं भी बताता हूँ। रूही बोली, खबरदार चाचू, जो माँ को हाथ भी लगाया, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मयंक बोला, तू अपने चाचा को धमकाएगी? रुक जा, आज तुझे भी बताता हूँ। इतने में पीछे से पुलिस अंदर आ जाती है और उसको पकड़ लेती है। शांति जी घबरा जाती हैं। पुलिस? अरे यह सब क्या हो रहा है? क्या चल रहा है इस घर में? रूही ने कहा, दादी यह सब आप लोगों की यहाँ से विदा होने की तैयारी है, क्योंकि अब यह घर मेरी माँ का है। पुलिस को देखकर मयंक बोला, मैं तो रहूँगा ही नहीं यहाँ, वैसे भी मुझे किसी की गुलामी नहीं करनी। शांति जी बोली, ठीक कहते हो बेटा, रहे ही हैं माँ बेटी यहाँ अकेले, हम भी तेरे साथ ही रहेंगे। तभी मयंक बोला, आप लोग कहाँ आ रहे हैं? मैं तो सोनी के पास रहने जा रहा हूँ, वैसे भी उसके पापा मुझे घर जमाई बनने के लिए कहा है, तो अब और भी अच्छा हो गया मेरे लिए। आप लोग अपना देख लीजिए, मुझे अभी घर से और यहाँ के लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना। शायद पुलिस को देख मयंक के होश उड़ गए थे और उसने यहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझी। शांति जी और मीनू चुपचाप खड़ी हो गई। अब क्या ही बोलती वह लोग। रूही बोली, देखा दादी, चाचू ने तो एक पल में ही आप लोगों का साथ छोड़ दिया, और जिस औरत ने बचपन से इन्हें संभाला, जब वह उन पर हाथ उठा सकता है तो उनके लिए हर रिश्ता बस एक सौदा ही है।
अब आप लोगों को क्या कहना है? क्या करेंगे मेरी माँ की सेवा या रहेंगे कहीं सड़कों पर फिर कुछ दिन बाद मयंक घर लौट आता है और अपनी माँ के पैरों पर गिरकर कहता है, माँ मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता चल गया जहाँ अपनों का साथ नहीं होता वहाँ कुत्तों से जिंदगी हो जाती है। सोनी के पापा के लिए मैं बस उनका पालतू कुत्ता बनकर रह गया था। बात बात पर मुझ पर हाथ उठाते थे। मुझे अब वहाँ नहीं रहना माँ। शांति जी बोली, पर अपनी भाभी के साथ तू भी तो वही करता था ना। अब चला जा यहाँ से। एक पल में अपनी माँ बहन को छोड़कर चला गया। आज अगर तेरी भाभी ना होती तो शायद हम माँ बेटी किसी सड़क पर भटक रहे होते। और उन्होंने तुझे भी तो बड़ा किया है। शायद आज तू भी इस मुकाम पर ना होता जो तेरी भाभी ना होती। जा यहाँ से और अब कभी वापस मत आना। यह सब पीछे खड़ी रचना सुन लेती है, पर फिर भी वह अपनी सास को माफ नहीं कर पाती और एक ही घर में वह उनसे अजनबियों की तरह पेश आती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी